हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष। हम लोग अभी देख रहे हैं नेट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक प्रिपरेशन, कुछ टिप्स। और अगर हम लोगों को नेट का एग्ज़ाम देना है, देने से पहले हम लोगों को पास क्या-क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उस रिगार्डिंग हम लोग जो सीरीज़ देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है अपकमिंग नेट 2024 दिसंबर। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग-लगभग 50 डेज़ के आसपास है। तो इन 50 डेज़ को हम लोग कैसे पढ़ें ताकि सबसे बेस्ट यूटिलाइज़ेशन हो पाए? जो लोग नया है या फिर जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं या प्रीवियस जो नेट था वो दिया है, तो उन लोगों को तो पता है कि कैसे पढ़ना है। उन लोगों के लिए ये वाला जो आज का जो क्लास होगा वो रिवीज़न के हिसाब से थोड़ा हेल्प करेगा। लेकिन जो लोग एकदम नया यानी स्टार्ट अभी तक पूरा ठीक से ढंग से किया नहीं है, कौन-सा पार्ट पढ़े, कैसे पढ़े, उसके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा चीज़ हमको पढ़ना है, यानी सिलेबस। और सिलेबस के साथ-साथ ऐसा कौन-सा जगह है, यानी कौन-सा एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, पीओक्यू एनालिसिस देखना है। पीओक्यू एनालिसिस के थ्रू उसको पता होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी ऐसे करके जो 10 यूनिट है और हर एक यूनिट से जो चैप्टर है, कौन-सा चैप्टर कितना डेप्थ पढ़ना है, यानी कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आगे पूछे जा सकते हैं। इस रिगार्डिंग और भी कुछ डिस्कशन हमारा इसी सीरीज़ में आपको मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो टॉपिक है, उसके लिए 50 डेज़ में कैसे हम लोग पढ़ें? पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या-क्या ज़रूरी है पढ़ना। 50 डेज़ में क्या पढ़ेंगे वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसको चलते हुए आप अपना जो पढ़ना है, जो मटेरियल्स, जो डिमांड है, उसको आप घटा नहीं सकते क्योंकि टाइम कम है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या करना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास टाइम इन हैंड 40 टू 50 डेज़ है, अगर मान के चलते हैं कि दिसंबर में मिडल में एग्ज़ाम है तो। हालाँकि पिछले जो नेट हुआ था उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा लेट हुआ, तो उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए एग्ज़ाम। लेकिन हमको 50 डेज़ को मान के ही चलना है। अगर टाइम मिले तो हमारे लिए और अच्छा होगा रिवीज़न के लिए। तो 50 डेज़ में आपको क्या करना है, यूजीसी नेट पेपर 1 जो कंपल्सरी है उसमें 10 यूनिट है। पेपर 2 जो सब्जेक्ट के ऊपर है उसमें भी 10 यूनिट है। आपको पता है 50 क्वेश्चन आता है यहाँ से यानी 100 मार्क्स, और 100 क्वेश्चन आता है सेकंड पेपर से यानी 200 मार्क्स। तो ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को जोड़ के ही आपका जो रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है आप पीएचडी कैटेगरी में एलिजिबल हो, नेट के लिए एलिजिबल हो या जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। उन दोनों का जो कट ऑफ आता है वो दोनों को जोड़ के आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो है आपको पढ़ना है, आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, उस हिसाब से आप रिवाइज़ कर पाएँगे। और आपका प्रिपरेशन कैसे है उसके लिए क्विज़, एमसीक्यू देना है, क्विज़ प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और टाइम के हिसाब से करना है ताकि टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो। तो ये हम लोगों को करना है, क्यों? अच्छा, आप पढ़ेंगे कैसे? नॉर्मली कैसे पढ़ेंगे? हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं वहाँ से कुछ इश्यूज़ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी पढ़ने के टाइम कौन-सा इश्यू आता है और कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, आपको इसी चैनल में मिलेगा। अच्छा, नोट्स मेकिंग क्यों करना है? देखिए, नोट्स मेकिंग ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपके पास बहुत कम टाइम रहता है। तो उस टाइम में अगर आप मान लीजिए 5 टू 10 डेज़ में आपको रिवाइज़ करना है, उस टाइम में नोट्स बहुत काम आता है। लेकिन ये होना चाहिए कि नोट एक आपका खुद का बना होना चाहिए या फिर आप अगर किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं तो वो ट्रस्टेड हो, वैलिड होना चाहिए, रिलाएबल होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने किस लिए लिखा? कि आपको पढ़ने से साथ-साथ आपको ये आइडेंटिफ़ाई करके चलना है कि ये कौन-सा जगह है जो आपका स्ट्रेंथ है, कौन-सा जगह है वीक है। हो सकता है कि कहीं आप वीक है और वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है या आने के चांसेस है, तो उस हिसाब से आपको उसको तैयार करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कभी-कभी क्या लगता है हम लोगों को कि हम लोगों को ये आता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, लेकिन जब क्वेश्चन अटेंड करने जाता हूँ तो आंसर नहीं कर पाते। तो वो भी आपको एन्श्योर कर लेना है कि ये जो आप सोच रहे हैं, जिसको स्ट्रेंथ मान रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको देखना है, ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, इसके लिए एक्टिव रिकॉल टेक्निक है। हम लोगों ने पहले डिस्कस करके रखा है, ये सीरीज़ में और वीडियो में आपको मिलेगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। तो जहाँ वीकनेस है उसको ज़्यादा रिवाइज़ करना है, जहाँ आपका स्ट्रेंथ है उसको कम टाइम देने से भी होगा।
ये आपको नॉर्मली पता है। अच्छा, क्विज़ प्रैक्टिस करना है, क्विज़ क्यों? क्विज़ प्रैक्टिस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में कभी-कभी आज का जो ट्रेंड है उसमें उसमें डबल और मल्टीपल स्टेटमेंट आ रहा है ज़्यादा। तो एक झटके में डबल या मल्टीपल या फिर यानी 2, 3, 4 स्टेटमेंट एक साथ जो बना के एक क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है, तो कभी-कभी वो दिक्कत हो जाता है। तो उससे पहले अगर आप क्विज़ के रिगार्डिंग यानी एक सिंगल स्टेटमेंट को उसका आंसर क्या है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप कर सकते हैं, उसको स्टेटमेंट का ट्रू या फ़ॉल्स आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको एक ईज़ी हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर आप क्विज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्विज़ अगर पहले से आप प्रैक्टिस करके रहे हैं यानी पढ़ने के टाइम साथ-साथ, तो आपको फ़ायदा ये भी होगा जब आप पढ़ेंगे, कुछ की टर्म हो, कुछ एग्ज़ाम्पल हो, कुछ कांसेप्ट हो, उसको देख के आपका माइंड में ये क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आप क्विज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्विज़ प्रैक्टिस के बाद ही एमसीक्यू जाइए। ठीक है? हम लोग इसी जो सीरीज़ चल रहा है इसमें ये हमारा जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में भी जो-जो चैप्टर है, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग पीओई को हम लोग एनालिसिस कर देंगे। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पहले क्विज़ प्रैक्टिस फिर एमसीक्यू और आपको बाद में देखना है कि टाइम के साथ कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले आप क्वांटिटी में मत जाइए, पहले क्वालिटी डेवलप कीजिए फिर क्वांटिटी। क्वालिटी डेवलप होने के बाद जब आप जितना प्रैक्टिस करते जाएँगे, एक टाइम के बाद वो क्वांटिटी आपको सफिशिएंट कर देगा। लेकिन ये क्विज़ और एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू जो भी है, आप जो करेंगे आपको एनालाइसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइसिस में आपको क्या होना चाहिए? एनालाइसिस में एक होना चाहिए कि आप तो ये कर ही रहे हैं कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। आपको देखना है कि जो सही हुआ, वो आपको आता था इसलिए सही हुआ या आपका तुक्के से सही हो गया? अगर तुक्के से सही हो गया तो उसको भी आपको रिवाइज़ करना है। दूसरा है कि कौन-सा यूनिट है जहाँ आप ज़्यादा लैकिंग हो रहे हैं। वैसे ही कौन-सा चैप्टर है जहाँ आप ज़्यादा लैकिंग हो रहा है। वैसे ही किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी सिंगल लेवल का स्टेटमेंट डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसमें लैकिंग हो रहा है या मल्टीपल स्टेटमेंट में लैकिंग हो रहा है। या आपको ये देखना है कि जो इंडिकेटर वर्ड है मल्टीपल स्टेटमेंट में, जैसे कि ये कौन-सा करेक्ट है। आपने शायद करेक्ट है ये सोचा लेकिन एग्ज़ाम में आया था कौन-सा नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट। ऐसे जो इंडिकेटर वर्ड है आपको उस वजह से कुछ गलती हो रहा है, यानी आपका कांसेप्ट के लिए गलती हो रहा है, आपका इंडिकेटर वर्ड के लिए गलती हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन से गलती हो रहा है, कौन-सा चैप्टर से, कौन-सा यूनिट से आपका गलती हो रहा है और आपका तुक्के से ठीक हो गया या आपको आप जानते थे इसलिए सही हुआ। ये पूरा एनालिसिस आपको करना है, उसके बाद ही आप आगे जा पाएँगे और आपका एक बिल्डअप हो जाएगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो 50 डेज़ है, तो आपको अगर आप चलेंगे 3 राउंड के बेसिस पे, यानी पहला राउंड आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। लेकिन ये फर्स्ट राउंड में जो हो गया, वो हो गया। आगे बहुत ज़्यादा नया एडिशन ना कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ा है वो बहुत चंक ऑफ पोर्शन आपने पढ़ के रखा है, उसको रिवाइज़ करना है, नहीं तो आप जो पढ़े हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका माइनस पॉइंट हो जाएगा कि आपने अगर 1 बार या 2 बार पढ़ा है, ठीक से नहीं पढ़ा, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये फीलिंग्स देगा कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएँगे, बाकी 2 में आप फँस जाएँगे। लेकिन आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा था क्योंकि थोड़ा-थोड़ा याद आता है, तो उसके बाद आंसर नहीं कर पाएँगे, तो वो एक डिमोटिवेट आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे फर्स्ट राउंड अगर हम लोग 35 डेज़ ले रहे हैं, उसके बाद सेकंड राउंड 10 डेज़ और अंत में एक 5 डेज़ का रख रहे हैं। ये 50 डेज़ के लिए हम लोगों ने बनाया, अगर एग्ज़ाम डिले हुआ तो उस हिसाब से आपको थोड़ा मॉडिफ़ाई करना है। आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप जहाँ-जहाँ वीक है उसको भी थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, 35 डेज़ में हम लोगों ने कैसे करना है? आपको पता है कि इसमें 10 यूनिट्स है, दोनों पेपर में 10 या 10 यानी 35 डेज़ यानी ये कुल मिला के हो जाएगा 5 वीक्स। तो यानी 1 वीक में आपको 2-2 यूनिट लेके चलना है, फर्स्ट पेपर के लिए भी, सेकंड पेपर के लिए भी। सेकंड पेपर में 2 यूनिट में आप एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को पहले आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि कौन-सा यूनिट से ज़्यादा आ रहा है, जो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे देखा गया कि 6 यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बाकी 4 यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आ रहा है। तो आपको इस हिसाब से इसको आइडेंटिफ़ाई करना है कि एक स्ट्रेंथ लेना है, एक वीक लेना है। तो स्ट्रेंथ यानी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है अगर उसको देखेंगे, तो यानी जो मेजर जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको एक लेंगे और जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहा है उसको एक लेंगे। तो ये हो सकता है आप 4+3 या फिर 5+2 के साथ-साथ चलेंगे, ताकि 7 दिन में दोनों कवर हो जाए। जहाँ से ज़्यादा आ रहा है अगर वो दोनों एक साथ ले लेंगे तो आपका थोड़ा मेंटल टफनेस ज़्यादा हो सकता है। हालाँकि आप कर पाएँगे नहीं ऐसा नहीं है, आपका अगर पहले से पढ़ के रखा है, आपका रिवाइज़ हो गया है तो आप कर सकते हैं ज़रूर। लेकिन मेरा मानना है कि एक स्ट्रेंथ और एक वीक यानी
नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। उसको लेके चलना है 5 वीक्स, 5 इंटू 2 आगे देखेंगे हम लोग। सेकंड 10 डेज़, 10 डेज़ में आपको यही 10 डेज़ यानी अब आपको मिलेगा 5 इंटू 2। तो यहाँ पे जो 5 इंटू 7 किया था, वो 7 दिन का जगह अब 2 दिन, वही सेम बेसिस पे आपको 2 दिन में उसको रिवाइज़ करना है और आपको ये आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करना है हर एक स्टेप में कौन-सा आप छूट रहे हैं, कौन-सा चीज़ आप भूल रहे हैं। कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? उसके लिए एक्टिव रिकॉल टेक्निक है, जो हमने पहले समझा के रखा है, डिस्कस करके रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको इन दोनों में से यानी यहाँ से कुछ-कुछ चीज़ भूल गया, वो आप यहाँ कवर कर लिया। यहाँ पे कुछ-कुछ छूट आपको कुछ-कुछ चीज़ें आप छूट गया। उसको आपको ये 5 डेज़ अंत का जो 5 डेज़ है, वहाँ पे कवर करना है, सिर्फ़ उसी चीज़ को क्योंकि 5 डेज़ में पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप एक ओवरऑल स्कीमेटिक व्यू देख सकते हैं कि एक की पॉइंट देखा, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, तो आपको उसको जाके पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप सेकंड जो फ़ेज़ है, सेकंड फ़ेज़ में अगर आपने आइडेंटिफ़ाई करके रखा है कि कहाँ-कहाँ वीक हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा ईज़ी होगा थर्ड फ़ेज़ में उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मैंने वो जो मैंने बोला कि कहाँ-कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ-कहाँ थोड़ा कम आ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने ये आइडेंटिफ़ाई करके रखा है। तो मान लेते हैं ये टेंटेटिव है, आप इसको पहला वीक जो फर्स्ट वीक है, वो थर्ड वीक में कर सकते हैं, थर्ड वीक का जो टॉपिक है, वो फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। आपका अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक मोटा-मोटा तरीके से आपको बोल रहा हूँ। अगर फर्स्ट वीक है, यानी 7 डेज़, 7 डेज़ में आपको 2 यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी और ओशिनोग्राफी दिख रहा है। हो सकता है आप 4+3 या 5+2 में जाएँगे। उसी हिसाब से पेपर 1 के लिए जो 10 यूनिट है, कौन सा यूनिट है वो हमने डिस्कस करके रखा है, तो उस वहाँ से 2 आप उठा लेंगे। वैसे ही करते-करते आपको क्लाइमेटोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखिए जियोग्राफिकल थॉट प्लस पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, यहाँ पे है इकोनॉमिक जियोग्राफी प्लस सोशल कल्चरल पॉलिटिकल, यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी एंड जियोग्राफिकल टेक्निक्स। हालाँकि इंडियन ज्योग्राफी और जियोग्राफिकल टेक्निक दोनों ही ज़्यादा लेंदी है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे उससे पहले जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में आ रहे हैं, वहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई करके देखने की कोशिश कीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन-सा हिस्सा है। जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी का, एनवायरनमेंट का यानी ये वाला अकेला एक जब भी आप पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन सेटलमेंट, तो यहाँ से कोशिश करिए कि यहाँ से भी थोड़ा जो इनपुट है इसको कवर करने के लिए, ताकि जब इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टेक्निक ऑफ फिफ्थ विंग में पढ़ेंगे, उससे थोड़ा आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। इसके साथ-साथ आपको जो करना है कि 5 फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ यानी 100। अगर आपको पहले-पहले टफ हो रहा है तो 50 इंटू 2 दे दीजिए, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट जब तक आप नहीं देंगे, उस हिसाब से आपका मेंटल स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं होगा। उसके साथ-साथ आपको ये करना है ज़रूर कि आपका कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीक है, पढ़ने के साथ-साथ आइडेंटिफ़ाई करना है। हो सकता है कि आप जो बुक पढ़ रहे हो उसको हाइलाइट कर लीजिए, हो सकता है कि आपका जो की टर्म नहीं आ रहा है उसको साइड में कॉपी में लिख के रखिए और बाद में कोशिश कीजिए कि उसको एक बार पढ़ें और याद करने की कोशिश कीजिए, इंटरलिंकिंग करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आगे वाला जो 10 डेज़ है, उसमें भी मैंने आपको पहले ही बोला, सेम टू सेम उसी 2 दिन में कवर करना है। पहले जो 7 दिन के लिए था, अभी वो 2 दिन के लिए करना है। यहाँ पे भी सेम ही है स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी पहले अगर आप 10 पॉइंट में 10 पॉइंट आपने पढ़ के रखा था अगर पहले, तो आपको मान लीजिए 6 पॉइंट आपको आ रहा है, यानी 4 पॉइंट आप नहीं आ रहा है। सेकंड फेज़ के बाद ये 2 पॉइंट रह जाएगा। तो अभी ये 2 पॉइंट पढ़ना है, यानी थर्ड फेज़ में आपको ये सिर्फ 2 पॉइंट ही देखना है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है और इसमें भी आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट देना है। जितना आप टेस्ट देंगे और एनालाइज़ करेंगे उतना आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। नहीं तो एकदम डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट में जाएँगे, तो आई होप वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा या फिर वहाँ से अगर आप कुछ दिक्कत हो जाए तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, थर्ड फेज़ में वही बोला मैंने जो पहले बोला, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। सेकंड फेज़ के बाद आपने जो आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, जहाँ-जहाँ वीक है उसको ज़्यादा देखना है और बाकी को एक ओवरऑल फ़ोटोग्राफ़ी की तरह देखना है। उसके साथ-साथ आपको इस फेज़ में 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। यानी कुल मिला के मैंने 50 डेज़ में आपके लिए ये किया कि 10th टेस्ट आपने दिया। पहला में यानी फर्स्ट 35 डेज़ में आपका 3, सेकंड फेज़ में आपने दिया है सॉरी फर्स्ट 5 में से आपने दिया है 5, पहले फेज़ में आपने 5, सेकंड फेज़ में आपने दिया है 3 और थर्ड फेज़ में आपने दिया है 2। तो कुल मिला के 10। उसके साथ अगर एनालिसिस के साथ जाएँगे तो एक मोटा-मोटा तरीके से श्योर है। हालाँकि आप जितना दे सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ-कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, कितना टाइम पढ़ना चाहिए? तो अभी हम लोग अगर देखेंगे कितना टाइम पढ़ना चाहिए, ये मैंने लिखा है आइडियली कितना होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है यानी रेड में यहाँ पे जो है
ये उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स के साथ-साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का क्लास चल रहा है। दिसंबर के साथ-साथ उसका सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी आ सकता है। तो उस हिसाब से इसको थोड़ा छोटा बना के रखा है। लेकिन अगर आपको जेआरएफ के लिए तैयार है और आप इससे पहले बहुत ज़्यादा आपका प्रिपेयर नहीं है, तो ये वाला आपको फ़ॉलो करना है। अगर आपके पास नेट है, आपने पढ़ के रखा है, फिर आपके पास मास्टर्स भी कर रहा है, तो इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। यानी जो एमए चल रहा है उसके लिए ये, जिसका पास कंप्लीटेड हो गया, वो ये फ़ॉलो कर। अच्छा, क्या करना है पहले? आपको फास्ट पेपर को इग्नोर एकदम से नहीं करना है। बहुत सारा लोग फास्ट पेपर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, कभी-कभी ये लगता है सेकंड पेपर अपना खुद का पेपर है, आपने छोटा से यानी ग्रेजुएशन से, मास्टर्स से वहीं पर क्या है, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। लेकिन आपको फर्स्ट पेपर इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और जेआरएफ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही में काउंट होता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 2 घंटा देना ज़रूरी है। सेकंड पेपर यानी जियोग्राफी, उसके लिए आपको 4 टू 5 आवर्स पर डे पढ़ना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आप एंश्योर कीजिए कि नोट बना रहे हैं। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से हाइलाइट कर लीजिए कि कौन सा जगह आपको नहीं आ रहा है या आपको वीकनेस है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यू और क्विज़ प्रैक्टिस आपको करना है 2 घंटा, और आपको जो-जो वीक पॉइंट मिला, ये यानी पढ़ने के साथ-साथ आपने जो वीक पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया, उसको भी पर डे अगर डेली बेसिस पे 1 टू 2 आवर देख लेंगे, तो आई होप वो समझ में आ जाएगा, वो रह जाएगा। अगर आप आज पूरा दिन पढ़े, कुछ पढ़ लिया, कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। 2 से 3 दिन में एक बार रिवाइज़ कीजिए, वीकेंड में एक बार रिवाइज़ कीजिए, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाता है। शैलो मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एग्ज़ाम के टाइम अगर आप एक बार भी देख लेंगे, तो आप उसको आंसर कर पाएँगे या नज़दीक पहुँच पाएँगे। अच्छा, ये तो हो गया 8 टू 10 आवर्स का, जिसके पास कवर हो गया, यानी जिसका एमए कवर हो गया, वो अभी फुल्ली डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए ये। लेकिन अगर आप एमए में चल रहा है, तब भी आपको 3 से 4 आवर पर डे निकालना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो 1 आवर आपको देना है पेपर 1 के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, 50 क्वेश्चन है, यानी 1/3 ऑफ द ऑफ योर जीआरएफ मार्क्स। तो यहाँ से आपको 30 प्लस तो लाना ही है, यानी 30 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 50, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएँगे। अच्छा, सेकंड पेपर यानी 2 नंबर जो पेपर है आपका, मास्टर्स में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है, जो नोट्स आपके पास है वही पढ़िए। थोड़ा-थोड़ा हम लोग क्लास में पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेंगे, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके बाद भी आपको 2 घंटे के आस-पास देना ही है। अच्छा, यहाँ पे रिवीज़न और एमसीक्यू, इन दोनों में से आपको 1 घंटा पर डे देना है। तो कुल मिला के 3 टू 4 आवर्स, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है आपका। अगर मान लीजिए किसी दिन टाइम नहीं मिल रहा है, आधा घंटा कम पढ़ लिया, किसी दिन टाइम मिल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया। लेकिन फिर भी 3 टू 4 आवर्स आपको देना है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं। ये नेट के लिए तो ठीक है, जेआरएफ निकालना पहले अटेम्प्ट में, इसमें आई होप आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और ये वाला जेआरएफ के लिए है, जो मास्टर्स कंप्लीट हो गया वो पूरा दे सकते हैं। ये एक टाइम टेबल बना। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, 50 डेज़ में आपका कैसा-कैसा पढ़ना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए, और 50 डेज़ में जो एक प्लानिंग, उसके साथ-साथ वीकली एक प्लानिंग, और उसके साथ-साथ डेली आपका टाइम टेबल। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अभी अगर दिक्कत है और भी कुछ आप चाहते हैं डिस्कशन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।